हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एंसेफेलाइटिस के बारे में। हमारा जो ब्रेन है वो हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर माना जाता है, जिससे हमारी बॉडी की मूवमेंट, हमारी थिंकिंग और हमारा कॉन्शियसनेस, ये तीनों ही कहीं ना कहीं ब्रेन हैंडल करता है। बट जब ये ब्रेन किसी भी रीजन की वजह से इन्फ्लेम हो जाता है, तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी बन जाती है, जिसका ऑनसेट सडन हो सकता है और ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है। तो टाइम रहते इसका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। अब हम जान लेते हैं कि ये होता क्यों है। इसमें जो सबसे फोरमोस्ट कॉज है इसका, वो है इडियोपैथिक। इडियोपैथिक माने इसका जो एक्चुअल कॉज है वो अननोन है। इसके अलावा मोस्टली इट इज कॉज्ड बाय वायरल इन्फेक्शंस, जैसा कि हर्पेस सिम्प्लेक्स और एप्स्टेन बार वायरस। Rarely, it is caused by bacteria, fungi और parasites. Next, इसका कॉज अगर मैं बात कर लूँ तो वो है ऑटो इम्यून। ऑटो इम्यून माने जो हमारी बॉडी के सेल्स हैं वो ही हमारी बॉडी को फॉरेन पार्टिकल समझ के उस पर अटैक करती है, एंड रिजल्ट हमारे जो ब्रेन के सेल्स हैं वो कहीं ना कहीं इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं इस हद तक कि इट कैन लीड टू फेटालिटी। नेक्स्ट, इसका कॉज अगर मैं बात करूँ तो कुछ वैक्सीनेशंस, जैसा कि कुछ जो हमारी वैक्सीनेशंस हैं अगर वो स्किप हो जाती हैं, या फिर उनका आप कह सकते हो कि साइड इफेक्ट, अगर इनमें से कुछ भी होता है तो बहुत चांसेस हैं एंसेफेलाइटिस होने के। इसके अलावा कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। अगर आपको ऑलरेडी किसी भी तरीके की ब्रेन इंजरी, ट्रॉमा से आपकी हिस्ट्री है तो आपको बहुत चांसेस है इंसेफ्लाइटिस होने की। इसके अलावा मम्स और मीजल्स की जो वैक्सीनेशन होती है उससे भी कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। एज अ कॉम्प्लिकेशन इंसेफ्लाइटिस देखने को मिलता है। तो ये सब जो बाकी मैंने कॉजेज बताए ये काफ़ी रेयर है। मोस्टली इट इज इडियोपैथिक और वायरल इन्फेक्शंस। नेक्स्ट हम बात कर लेंगे एंसेफेलाइटिस के सिम्टम्स के बारे में। तो इसमें इनिशियल सिम्टम्स जो होते हैं वो बहुत ही कॉमन होते हैं। फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, जैसा कि हाई ग्रेड फीवर, बॉडी में स्टिफनेस, मसल सोरनेस, जॉइंट पेन, वॉमिटिंग, नोजिया, सीवियर हेडेक। इसके अलावा अगर मैं न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स की बात कर लूँ इंसेफेलाइटिस में, तो उसमें सबसे पहले हमारा आता है कंफ्यूजन, डिजीनेस, सीजर्स, डिफिकल्टी टू स्पीक और अंडरस्टैंड थिंग्स, जिसे हम अफेजिया भी कहते हैं, जिससे हमारा बोलने का जो कम्युनिकेशन का एक जो वे है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। और इन सीवियर केसेस इट कैन इवन लीड टू कॉमा एंड हेलुसिनेशंस। नेक्स्ट इसमें मैं बात करूंगी फिजिकल सिम्टम्स की। तो फिजिकल सिम्टम्स में सबसे पहले आता है हमारा वीकनेस फील होना। हमारे जो लिम्स हैं, अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स, उनमें ट्रेमर्स फील होना। इसके अलावा हमारी जो मूवमेंट है वो कहीं ना कहीं काफी हद तक रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। स्टिफनेस देखने को मिलती है बॉडी में, और ड्राउजीनेस, फटीग फील होता है। नेक्स्ट इसमें आता है बिहेवियरल। हमारा जो बिहेवियर है उसके क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। जो पर्सन है वो इजीली एंगर शो करता है, बिल्कुल भी आप कह सकते हो कि चीज़ों को अंडरस्टैंड करने लायक नहीं बचता है, और ऑल्टर्ड बिहेवियर है, विड्रॉल पैटर्न्स इसमें देखने को मिलते हैं। अगर मैं बच्चों में बात कर लूँ कि बच्चों में अगर इंसेफेलाइटिस होता है किसी भी रीजन की वजह से, तो उसमें एक फोंटानेल, हमारा जो ब्रेन है, जो उनका ब्रेन होता है यहाँ पे किसी भी पार्ट में एक सॉफ्ट बल्जिंग देखने को मिलती है, उस चीज को फोंटानेल कहा जाता है। तो इसके अलावा उनमें कांस्टेंट क्राइम और इनकंसोलेबल क्राइम मैं कहूँ कि इन मतलब वो बच्चा कितना भी आप चुप करा लो वो बच्चा चुप नहीं होगा। पुअर फीडिंग, बिल्कुल भी मतलब फीड, किसी भी प्रकार का मिल्क फीड, और आप कह सकते हो कि फूड फीड, ही इज अनेबल टू टेक। इसके अलावा दो जो बच्चा है उसकी जो फिजिकल एक्टिविटीज है वो बहुत हद तक स्टॉप हो जाएगी, वॉमिटिंग, नोजिया एंड इरेगुलर बाउल मूवमेंट्स। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो इंसेफेलाइटिस में डिफरेंट कंडीशंस में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेंगे इंसेफेलाइटिस के रिस्क फैक्टर्स के बारे में। सबसे पहला एज। एज जो इंसेफेलाइटिस के पेशेंट्स हैं वो ज़्यादातर या तो बच्चे होते हैं या फिर एल्डरली पीपल। नेक्स्ट सीजन, जो हमारा समर सीजन है वो ज़्यादा उसमें ज़्यादा चांसेस देखे जाते हैं, ज़्यादा केसेस देखे जाते हैं ऑफ इंसेफेलाइटिस एज कम्पेयर टू विंटर।
मॉस्किटो बॉर्न एरियाज, जहाँ पे भी चांसेस हैं कि मॉस्किटो की ब्रीडिंग इजीली हो सकती है, वहाँ पर एंसेफेलाइटिस के केसेस काफ़ी हद तक देखे जाते हैं एज कम्पेयर टू क्लीन एरियाज। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो इसमें आता है इन्फेक्शंस की। वायरल इन्फेक्शंस का अगर आपको हिस्ट्री है तो आपको बहुत चांसेस हैं कि इंसेफ्लाइटिस हो सकता है। नेक्स्ट अगर आपको किसी भी तरीके की मेडिकल कंडीशन है, जैसा कि कार्डियोवास्कुलर या फिर रीनल डिजीजेस, तो ये एज अ कॉम्प्लिकेशन भी बॉडी में बिल्ड हो सकता है। नेक्स्ट हम बात कर लेंगे इंसेफ्लाइटिस के डायग्नोस्टिक टूल्स के बारे में। इसमें जो हमारा CSF फ्लूइड होता है उसकी चेकिंग होती है, और जो वो CSF फ्लूइड है वो लिया जाता है थ्रू लंबर पंक्चर। उसका रिजल्ट होता है वो DNA और RNA को टेस्ट करने के लिए करा जाता है। नेक्स्ट इसमें EEG, इसका जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है वो CT स्कैन, MRI है। इसके अलावा कुछ ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट कराए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेंगे इसके आयुर्वेदा एस्पेक्ट के बारे में कि इसमें आयुर्वेदा क्या कहता है। सबसे पहले जो आयुर्वेदा है इसको सन्निपात ज्वर, मनोवैर स्रोतस दृष्टि और मज्जा धातु की दृष्टि, ये कुछ टर्म्स है जिसके अंदर इंसेफ्लाइटिस को कैटेगराइज करा गया है। तो इसमें जो दोष हैं जिनकी दृष्टि होती है वो मेनली वात और पित्त दोष हैं। इनके अलावा जो ओज है उसका कहीं ना कहीं क्षय हो जाता है और आम की उत्पत्ति देखी जाती है। तो जैसे मैंने आपको बताया वात और पित्त, पित्त इसमें कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, और जो वात है उसमें मेनली प्राणवात इसमें डिस्टर्ब हो जाता है। जो मज्जा धातु है उसकी भी वेरिएशन शुरू हो जाती है जिस वज़ह से ये डिज़ीज़ देखी जाती है। तो अब इसमें हम क्या-क्या कर सकते हैं? कुछ ऐसे सिंगल हर्ब्स जो एन्सेफेलाइटिस की स्टार्टिंग स्टेज में आपको हेल्प कर सकते हैं। वो हैं आपका ब्राह्मी, टर्मरिक, शंखपुष्पी, जटामांस, गिलोय और अश्वगंधा। अगर मैं कुछ ऐसे फॉर्मुलेशंस की बात कर लूँ जो इसमें हेल्प कर सकते हैं, वो है आपका ब्राह्मी घृत, अश्वगंधा का अरिष्ट और इसके अलावा सारस्वत अरिष्ट। नेक्स्ट इसमें कुछ ऐसे पंचकर्मा कर्म जो हेल्पफुल हैं। उसमें सबसे पहले हमारा आता है शिरोधारा, शिरोपिच्चू, पिडिस्चिल। इसके अलावा अगर बॉडी में जो क्लीनिंग प्रोसीजर्स हैं जैसे कि आपका विरेचन और बस्ती काफ़ी हेल्पफुल हैं इस कंडीशन में। इसके अलावा जो ये डिज़ीज़ है वो काफ़ी हद तक प्रिवेंटेबल है। तो प्रिवेंशन के लिए आपको हाइड्रेशन अपना मेंटेन रखना चाहिए, प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए, हाई सॉल्ट एंड हाई शुगर डाइट अवॉइड करनी चाहिए। इसके अलावा जो हमारी जो प्राणायाम है वो इसमें काफ़ी हद तक हेल्पफुल है। अगर हम ब्रेन को प्रॉपर एक लेवल की ऑक्सीजन हम प्रोवाइड करेंगे इन अ यू कैन से इन अ ग्रीनर प्लेस, इन अ क्लीनर प्लेस, तो वो काफ़ी हद तक हेल्प करता है इस डिज़ीज़ को प्रिवेंट करने के लिए। बाकी अगर आप इंसेफेलाइटिस से डायग्नोज हैं तो अपने नियर बाय डॉक्टर से कंसल्ट करें एंड इसका जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट कराएं। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो भी कर सकते हैं।